विश्व और मानवता को होगा लाभ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में भी अब सूचना के अधिकार के तहत लोगों को तीनों स्तर पर मिल सकेगी ऑनलाइन जानकारी। और मां दंतेश्वरी की डोली तथा छत्र की विदाई के साथ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का हुआ समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्जैन हजारों वर्ष तक भारत के धन, ऐश्वर्य और समृद्धि, ज्ञान और गरिमा तथा सभ्यता और साहित्य का प्रणेता रहा है। उन्होंने कहा कि उज्जैन का प्रत्येक कण आध्यात्मिकता में डूबा है और इससे शाश्वत ऊर्जा का संचार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष का स्पर्श करे और गर्व से अपनी पहचान से जुड़ा रहे। उन्होंने कहा कि नया भारत अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, साथ ही विज्ञान और अनुसंधान की परंपरा को भी सशक्त कर रहा है। भारत अपने प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित कर रहा है, जिससे पूरे विश्व और मानवता को लाभ होगा। भारत की दिव्यता शांतिपूर्ण विश्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत के सांस्कृतिक अमरत्व की घोषणा कर रही है। उज्जैन जो हजारों वर्षों से भारतीय काल गणना का केंद्र बिंदु रहा है, वो आज एक बार फिर भारत की भव्यता के एक नए कालखंड का उद्घोष कर रहा है। साथियों, भारत के लिए धर्म का अर्थ है हमारे कर्तव्यों का सामूहिक संकल्प। हमारे संकल्पों का ध्येय है विश्व का कल्याण, मानव मात्र की सेवा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अनुरूप निर्मित श्री महाकाल कॉरिडोर की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। परियोजना के पहले चरण में महाकाल लोक, रुद्र सागर और धार्मिक महत्व के कई अन्य निर्माण किए गए हैं। परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2023-24 में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। ये वाहन पेट्रोल के साथ एथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर से भी चल सकेंगे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इस परियोजना की सफलता से भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अग्रणी देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकी अभिनव, क्रांतिकारी, टिकाऊ, लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल है और नए भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। For energy point of view, we don't need to import energy, we can export the energy. There are many people asking me the question that you are talking about electric, you are talking about methanol, you are talking about ethanol, you are talking about bio LNG, bio CNG, you are talking about green hydrogen, and what will happen? तो मैं कहता हूँ ये समुंदर है जिसमें जितना दम है पटक ले तो भी पेट्रोल डीजल आने ही वाला है। We have ample capability, we encourage the people in flex engine, if we can use in place of petrol, ethanol, our requirement will be 4,000 crore liter. Already the Toyota has started now, we are going to launch this car. श्री गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि क्षेत्र में विकास दर 6 से 8% बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न और चीनी को एथेनॉल में बदलने पर बल दिया है।
रायपुर स्थित दाऊ कल्याण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से अलग कर दिया गया है। अब ये एक स्वतंत्र संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रूप में संचालित किया जाएगा। ये प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में इंस्टीट्यूट की सामान्य सभा की बैठक में पारित किया गया। श्री सिंहदेव ने अधिकारियों को न्यूरोलॉजी और अन्य विभागों की कई बीमारियों के पैकेज आयुष्मान में जोड़ने के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में इस संस्थान में गैस्ट्रो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरो सर्जरी विभाग में भी पीजी कोर्स शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है। बैठक में चिकित्सालय के बेहतर तरीके से संचालन के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने डीकेएस अस्पताल का निरीक्षण कर वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के रहने के लिए निवास की आवश्यकता को देखते हुए डीकेएस परिसर में योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ आज से देश का 6वां ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सूचना के अधिकार के तहत लोगों को तीनों स्तर पर ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदक जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग के समक्ष द्वितीय अपील का आवेदन ऑनलाइन भेज सकेंगे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीगल सेल बनाम भारत संघ और अन्य प्रकरण में छत्तीसगढ़ सरकार को भी नोटिस जारी किया गया था कि आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करे। उन्होंने बताया कि राज्य के दूर दराज के नागरिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। आवेदक आवेदन ऑनलाइन अपलोड करने के साथ साथ ऑनलाइन शुल्क भी जमा करा सकते हैं। इससे आवेदकों को नॉन जुडिशियल स्टैंप, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर और मनी ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभागीय कार्यालयों में स्वयं आकर आवेदन जमा करने या डाक के माध्यम से आवेदन भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 219 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में कोविड के 2139 नए मामले सामने आए। इस समय 26,292 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। पिछले 24 घंटों में कुल 3,208 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं और इसके साथ ही ये संख्या 4,40,63,000 से अधिक हो गई है। देश में अब तक कुल 89,74,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1.68% रह गई है। राज्य में कल लिए गए 4,774 नमूनों में से 80 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य के 16 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के नए मामले मिले, जबकि शेष जिलों में संक्रमण की दर 0 रही। इस समय राज्य के 6 जिलों में कोविड का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। इस समय प्रदेश में 358 सक्रिय मामले हैं। मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली तथा छत्र की विदाई के साथ 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का समापन हो गया। ये पर्व पाट जात्रा विधान के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद डेरी गड़ाई, काछन गादी विधान, जोगी बिठाई सहित अनेक रस्में विधि विधान पूर्वक निभाई गईं। कल सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मंच में माई जी की डोली और छत्र को पूर्व राज्य परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव लेकर आए। बस्तर दशहरा में सबसे अंतिम रस्म के रूप में शामिल होने के लिए आई दंतेवाड़ा से मावली माता और मां दंतेश्वरी की डोली व छत्र की विदाई होती है, जिसे कल विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर पूरा किया गया। भजन कीर्तन और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए श्रद्धालु शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। मां दंतेश्वरी की डोली विदाई रस्म में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्र विदाई की परंपरा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई जा रही है। हमारा बस्तर ऐतिहासिक दशहरा पर्व का 75वां दिन है, समापन का दिन है, आखिरी दिन है।
आज मावली माता को, माई दंतेश्वरी मावली माता की डोली को ससम्मान हम विदा कर रहे हैं। दंतेश्वर मंदिर से जिया डेरा से ससम्मान हम दंतेवाड़ा कर विदा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज 75 दिन का दशहरा हमारा समापन की ओर है। मैं पूरे बस्तर वासियों को, क्षेत्र की जनता को, शासन प्रशासन को, माजी मुखिया, चालकी, पुजारी, सभी देवी देवताओं जो यहाँ आकर दशहरा पर्व सफल बनाने में मदद की, उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दें। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माई जी की डोली का जगह जगह स्वागत किया गया। दुर्ग स्थित हेमचंद विश्वविद्यालय द्वारा अक्टूबर महीने को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम समर्पित करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विश्वविद्यालय के टैगोर हॉल में गांधी जी से मोहनदास से महात्मा बनने तक के सफर को रंगोली के माध्यम से दर्शाया गया है। एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन में दिए गए योगदान को रंगोली के माध्यम से आकर्षक ढंग से उकेरने का प्रयास किया गया है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पलटा ने भी आयोजन स्थल में पहुंचकर रंगोली का उद्घाटन किया और छात्रों के प्रयासों की सराहना की। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी को महात्मा गांधी के व्यक्तित्व तथा उनके कार्यों से अवगत कराने के लिए विश्वविद्यालय ने ये पहल की है। महात्मा गांधी जी के ऊपर एक पूरी रंगोली की सीरीज बनाई गई है, जिसमें बापू के अलग अलग रूपों को और अलग अलग उनके जो सत्याग्रह थे उनको यहाँ पर रंगोली के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें स्टूडेंट लाइफ में फिर आगे चलकर जब वो साउथ अफ्रीका पहुँचे, उसके बाद जब वो वापस आए, उनकी भारत में जो पदयात्राएं हुई, विभिन्न प्रकार के सत्याग्रह उन्होंने किए और जो इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, देश को आज़ादी मिली, भारत पाकिस्तान का विभाजन और अंत में गांधी से महात्मा बनने तक की जो उनकी यात्रा है उसका पूरा प्रदर्शन यहाँ पर रंगोली के माध्यम से किया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय की प्राचार्य हंसा शुक्ला भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। अग्निवीर वायु 2023 बैच में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पंजीकरण इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार सेना की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अपने प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित कर रहा है, जिससे पूरे विश्व और मानवता को होगा लाभ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में भी अब सूचना के अधिकार के तहत लोगों को तीनों स्तर पर मिल सकेगी ऑनलाइन जानकारी। और मां दंतेश्वरी की डोली तथा छत्र की विदाई के साथ विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का हुआ समापन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।